नमस्कार दोस्तों, ITI न्यूज़ चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं विमल स्वामी आज अपने क्लास लेके आए हैं चैप्टर नंबर 2 जो है अपना IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का अपना चैप्टर है, ठीक है। इसके अंदर अपने ये चैप्टर जो है वो थोड़ा 3 भाग के अंदर अपने करेंगे। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, इसके 3 भाग आएंगे। तो अपने फर्स्ट पार्ट जो है आप शुरू करते हैं। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है और जो आर्टिफिशियल कर रहे हैं, जो आर्टिफिशियल में एडमिशन ले रखा है, आर्टिफिशियल की क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये चैप्टर जो है वो उतना ही महत्वपूर्ण है। तो अपने इसको एकदम बारीकी से समझेंगे। ये देखो, ये चैप्टर जो है आपके अभी तो काम आ रहा है ITI के अंदर तो काम आ रहा है। इसके साथ साथ आपको ये बताना चाहूँगा कि ये आपके आगे के कंपटीशन जो भी होंगे जिसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे, उसके अंदर भी आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण ये है, ठीक है। तो आज अपने शुरू करते हैं IT का, और इसका सबसे फर्स्ट अपने डायग्राम बना लेते हैं कि कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम। तो ये है अपना कंप्यूटर का डायग्राम। कंप्यूटर का आपको डायग्राम बनाने को बोले तो आप कंप्यूटर का डायग्राम इस तरीके से बनाएंगे। कंप्यूटर के अंदर 3 तरह की यूनिट होती है, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट और प्रोसेसिंग यूनिट। तो कंप्यूटर 3 यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है, इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। तो अपने आगे के क्वेश्चन आए कि कंप्यूटर की कितनी इकाइयां हैं, तो कंप्यूटर की 3 इकाइयां हैं, इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग। फर्स्ट क्वेश्चन अपने क्लियर हो गया। इसके अलावा अब इनपुट है, इनपुट के अंदर अपने बात करते हैं इनपुट डिवाइस कौन कौन सी है। तो अपने अभी मेनली इसको बेसिक कर रहे हैं, फिर बाद में अपने इनपुट डिवाइस सारी करेंगे। ये अपना कीबोर्ड है, ठीक है, माउस है, ठीक है। आउटपुट डिवाइस देखोगे तो आपके पास ये मॉनिटर है। जो इम्पोर्टेंट मेन है वो दिख रहा हूँ, सारी जो है अपने आगे करेंगे। प्रिंटर है, ठीक है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, आपका इधर इनपुट में कीबोर्ड है, माउस है, ठीक है। आपकी प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर मैंने मेनली 2 पार्ट दिए हैं, ALU और CPU। ALU का पूरा नाम क्या है? अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। और CPU का पूरा नाम क्या है? कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट, ठीक है। एक CPU का पूरा नाम कंट्रोल यूनिट, ALU का पूरा नाम अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो इनके ऊपर भी आपको पूरा नाम के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अपने ये बात करते हैं कि कंप्यूटर जो है, सबसे प्रथम लाइन आपको याद रखनी है कि कंप्यूटर की भाषा, कंप्यूटर की भाषा, यानी कंप्यूटर जो है वो कौन सी भाषा जो है आपकी पहचानता है, किस भाषा में वो कार्य करता है। तो जैसे अपनी भाषा होती है हिंदी, अंग्रेजी, ठीक है, कोई भी भाषा, संस्कृत भाषा हो सकती है, उसी तरह कंप्यूटर की भी एक भाषा होती है, जिसके जो राइटर है वो अपने हिसाब से नाम लिखते हैं। तो इसके 3-4 नाम है जिनका अर्थ एक ही है। तीनों 4 नाम बता देता हूँ, जहाँ भी ये नाम आए तो उसका मतलब आप समझे कि ये कंप्यूटर की भाषा है। तो कंप्यूटर की भाषा या आपके मोबाइल की भी भाषा सेम टू सेम है, क्योंकि मोबाइल और कंप्यूटर जो है वो दोनों एक जैसी चीजें हैं। तो कंप्यूटर की भाषा जो है वो आपकी, जिसको कहा जाता है, मेनली कहा जाता है बाइनरी भाषा,
मशीनी भाषा, डिजिटल भाषा या फिर 0 और 1 की भाषा। तो भाई कंप्यूटर की भाषा कौन सी है? कंप्यूटर की भाषा को कहा जाता है बाइनरी भाषा कह सकते हैं, मशीनी भाषा कह सकते हैं, डिजिटल भाषा कह सकते हैं या 0-1 की भाषा कह सकते हैं। तो सबसे अपने को ये डायग्राम समझने के लिए सबसे पहले ये लाइन याद रखनी पड़ेगी कि कंप्यूटर की एक भाषा है। तो कंप्यूटर की भाषा को क्या कहा जाता है? बाइनरी भाषा, मशीनी भाषा, डिजिटल भाषा या 0 और 1 की भाषा। ठीक है, तो ये कौन सी है? कंप्यूटर की भाषा, इसको आप याद रखिए। अब जो कंप्यूटर है वो हमेशा 3 भाषा में कार्य करता है, जबकि अपने जो भाषा जानते हैं वो अंग्रेजी है या हिंदी है। मेनली जो कंप्यूटर यूज करता है वो अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल करता है, अंग्रेजी का कीबोर्ड होता है, उसके अंदर अंग्रेजी के अंदर ही कमांड होती है। तो वो मेनली जो भाषा वो अपने जानते हैं, वो भाषा जो है वो कंप्यूटर ये भाषा जानता है तो वो अपनी भाषा में कार्य नहीं कर सकता। तो यहाँ पे ये इनपुट और आउटपुट डिवाइस जो है ये अपने लिए यहाँ पे ट्रांसमीटर का काम करती है, ट्रांसमीटर का काम करती है। तो ट्रांसमीटर क्या करता है? ट्रांसमीटर का काम होता है एक भाषा को दूसरी भाषा में चेंज करना। तो जैसे अगर मुझे हिंदी आती है और एक जने को अंग्रेजी आती है, हम दोनों आपस में कम्युनिकेशन कब कर पाएंगे? जब बीच में एक ऐसा बंदा हो जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों जानता हो। तो ट्रांसलेटर क्या करेगा? मैं अंग्रेजी में जो बोलता हूँ उसको हिंदी में ट्रांसफर करके बता देगा, वो हिंदी में जो बोल रहा है उसको अंग्रेजी में ट्रांसफर करके मुझे बता देगा। तो ट्रांसलेटर के द्वारा कंप्यूटर और अपन जो है आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। और वो ट्रांसलेटर का काम कौन करता है? आपकी इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, ये इसकी मेन परिभाषा है, इनपुट और आउटपुट परिभाषा। अगर आप किताबों में देखोगे तो इनपुट डिवाइस का कार्य इनपुट करना है, आउटपुट डिवाइस का कार्य आउटपुट देना है। जबकि इसकी टेक्निकल परिभाषा क्या है? ये दोनों ट्रांसमीटर का काम करते हैं। कैसे? तो अपने जो है इनपुट के द्वारा यानी कीबोर्ड माउस के द्वारा कोई कार्य कंप्यूटर से करवाते हैं या उसको कार्य देते हैं, तो वो अपनी भाषा में देते हैं। तो अपनी भाषा को यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ यूजर डिफाइंड लैंग्वेज, यूजर डिफाइंड लैंग्वेज। ठीक है, यूजर डिफाइंड लैंग्वेज जो है उसको बाइनरी भाषा, बाइनरी भाषा कौन सी है? बाइनरी भाषा कौन सी है आपकी? ये कंप्यूटर की भाषा। इनपुट डिवाइस जो है वो यूजर डिफाइंड लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में बदलने का काम करती है। यूजर डिफाइंड लैंग्वेज यानी आपकी जो भाषा है उसको बाइनरी भाषा में बदलने का काम कौन करता है? आपका इनपुट डिवाइस। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपका कंप्यूटर जो मेन भाग है कंप्यूटर का प्रोसेसिंग यूनिट है, जिसको आप सीपीयू भी कह सकते हैं, प्रोसेसिंग को अपने सीपीयू कहते हैं आज भाषा में, जिसका पूरा नाम भी पूछा जा सकता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो यहाँ पे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, यहाँ पे आपकी इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस क्या कर रही है? इस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को बाइनरी भाषा में दे रही है। तो इनपुट अपन तो अपनी भाषा में दे रहे हैं, जबकि इनपुट डिवाइस को किस में दे दी है? बाइनरी भाषा में, ताकि ये काम कर सके। अब प्रोसेसिंग होने के बाद अब ये कोई ना कोई आउटपुट देगा, प्रोसेसिंग होने के बाद कोई ना कोई आउटपुट देगा। तो उस आउटपुट को भी अब ये प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो बाइनरी भाषा में ही देगा, जबकि बाइनरी भाषा तो आपने जानते नहीं है क्योंकि वो 0-1 की होती है। अगर मेरा नाम इस तरीके से लिखा हुआ हो, एक मेरा नाम लिखा हुआ है कि मेरा नाम जो है विमल है, ठीक है, और एक इस तरीके से लिखा हुआ हो, तो इसको आप पहचान सकते हैं या इसको पहचान सकते हैं? इसको आप पढ़ सकते हैं या आपकी भाषा, जबकि कंप्यूटर जो है इसको पढ़ सकता है, इसका मतलब। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रोसेसिंग डिवाइस जो है वो आउटपुट भी इस तरीके से देती है, बाइनरी भाषा में देती है। तो यहाँ पे आउटपुट डिवाइस क्या करता है? इसको वापस बाइनरी भाषा को यूजर डिफाइंड भाषा में बदल देती है। यूजर डिफाइंड भाषा में बदल देती है। तो ये अपना डायग्राम बना, इनपुट डिवाइस यूजर डिफाइन अपनी भाषा को यूजर की, अगर हिंदी में आप बात करें
तो इनपुट डिवाइस जो है वो यूजर की भाषा को, बाइनरी भाषा यूजर की भाषा को कंप्यूटर की भाषा में बदल देती है और आउटपुट डिवाइस जो है वापस उस बाइनरी भाषा को यूजर की भाषा में बदल देती है। ये काम किसका है? ट्रांसमीटर का। तो इनपुट आउटपुट डिवाइस को कई जगह ट्रांसमीटर भी लिखा जाता है कि ट्रांसमिट करने का काम करती है। ठीक है, अब बात करते हैं अपने सीपीयू की बात करते हैं, प्रोसेसिंग डिवाइस की बात करते हैं। उसमें एक है यूनिट आपकी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एक है सीयू। वैसे इसमें कई भाग होते हैं लेकिन मैं आपके कोर्स के हिसाब से जो है इस चैप्टर को आपको करवा रहा हूँ। और भी कई भाग होते हैं जो अपने इस कोर्स के अंदर नहीं है, यानी वो थोड़ी हाई लेवल के अंदर आ जाता है, अपने बेसिक जो है वो कार्य इसके अंदर करता है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ये क्या काम करती है? अरिथमेटिक का मतलब है प्लस माइनस गुणा भाग, लॉजिकल का मतलब क्या है? ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू। ठीक है, तो ये काम जो है गणितीय गणनाएं करने का काम कंप्यूटर के अंदर गणितीय गणनाएं करने का काम कौन सी आप कर रखा है? ये भी गणितीय गणनाएं करने का काम ये भी करता है। ठीक है, और आपकी सीयू जो है वो सभी भागों को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, तो इन दोनों का आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कंट्रोल करने का काम कौन सी इकाई करती है? सीयू करती है। ठीक है, और आपके गणितीय गणनाएं करने का काम कौन सी करती है? ये समझ आ गई? आगे अपने भाग में बात करते हैं और कौन सी इसके अंदर मेन चीजें हैं। यहाँ पे आपको दिख रही है एक प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, ये प्राइमरी मेमोरी जो है वो सीपीयू के अंदर का भाग दिखाया हुआ है और सेकेंडरी मेमोरी जो है वो सीपीयू के बाहर का भाग दिखाया हुआ है। इसका एक रीजन है कि प्राइमरी मेमोरी जो है वो आपके सीपीयू के अंदर होती है, सीपीयू के अंदर होती है, और सेकेंडरी मेमोरी जो है वो सीपीयू को बाहर से दी जाती है। तो अपने अब मेमोरी को उठाते हैं कि मेमोरी क्या है, मेमोरी के कौन से टाइप है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपने इस चीज को आप स्क्रीनशॉट लेके रखो ताकि आपको याद रहे। अब अपने आ जाते हैं मेमोरी। मेमोरी यानी स्मृति जो है आपकी मेमोरी जो है उसको सबसे पहले क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि स्मृति। अब कंप्यूटर जो है आपको मैंने फर्स्ट लाइन लिख के बताई कि बाइनरी भाषा में कार्य करता है। बाइनरी भाषा कौन सी होती है? आपकी 0 और 1 की भाषा होती है। तो कंप्यूटर की अपने दिमाग, अपना जो मेमोरी है वो दिमाग है, अपने दिमाग के अंदर अपने उसको सेव रखते हैं। तो अपनी दिमाग जो है वो जो अपनी भाषा में बताए गए ज्ञान है उसको सेव करने का काम करता है। वैसे कंप्यूटर जो है वो कौन सी भाषा को सेव करने का काम करेगा? कौन से डेटा को? 0 और 1 के टाइप के डेटा को रखने का सेव करेगा। तो यहाँ पे कंप्यूटर की मेमोरी जो है वो इसी के अंदर मापी जाती है। तो कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई है मेमोरी की, ये अपने मेमोरी की इकाइयां कर रहे हैं, यानी इसको मेमोरी को किस माप में मापा जाता है? इकाई। ठीक है, इकाई जो है वो सबसे छोटी इकाई है बिट। कौन सी इकाई है? बिट, BIT बिट। बिट का मतलब है 0 या 1। ठीक है, तो यानी ये क्या है? 0 एक बिट है, 1 एक बिट है। अगर मैं कहती हूँ कि ये क्या है? 0 1 0, तो ये आप कहोगे 3 बिट है। कितने हैं? 3 बिट है। 1 3 है, 3 बिट है। तो ऐसे ही जब 4 बिट मिलते हैं, यानी 4 बिट जब मिल जाते हैं तो इन्हें एक और इकाई कहा जा सकता है निबल। ठीक है, वैसे ही 8 बिट जब मिलते हैं इन्हें क्या कहा जाता है? बाइट। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आप ध्यान रखें कि थोड़ा कंफ्यूजन करने के लिए अपने बाइट को बहुत ज्यादा याद रखते हैं कि वो बाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट इस तरीके से याद रखते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर पूछा जाए कि मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी है तो उसका आंसर होगा आपके बिट, बाइट नहीं होगा। ठीक है, बाइट बड़ी है, 8 बिट जब मिलते हैं तब एक बाइट मिलता है। ठीक है, तो कंप्यूटर की मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? बिट, और बाइट जो है वो यूनिवर्सल इकाई है। तो अपने 8 बिट मिलकर जो है वो एक बाइट का निर्माण करती है।
या एक निबल, यहाँ पे 4 बिट मिलकर एक निबल का निर्माण करते हैं। वैसे ही 1024 बाइट जब मिलते हैं तो वो कौन से रहते हैं 1 किलो केबी। वैसे 1024 किलोबाइट जब मिलते हैं तो वो बन जाता है 1 मेगाबाइट। ऐसे ही 1024 मेगाबाइट जब मिलते हैं तो बन जाता है 1 गीगाबाइट। वैसे ही 1024 गीगाबाइट जब मिलते हैं तो बन जाता है 1 टेराबाइट। तो ये है आपके कंप्यूटर की इकाई। मैंने यहाँ तक आपको जो मल्टीप्लिकेशन करके बताया टेराबाइट तक करके बताया टीबी। इससे आगे भी होती है, ये तो इस टेराबाइट मिल जाए तो क्या बन जाता है, और आगे मिल जाए तो क्या बन जाता है। तो इस तरीके से आगे और चलता है। लेकिन आपको बस एक ये ध्यान रखना है, आपके लेवल पे ये क्वेश्चन नहीं, आपके लेवल तक ध्यान रखिए। आपके जो कोर्स में है यहाँ तक की पूछी जाती है। तो यहाँ पे अपने क्या है कि आपको जो सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, टेराबाइट। कंप्यूटर की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, टेराबाइट। और सबसे छोटी इकाई कौन सी है, बिट। ठीक है। तो जैसे आप कंप्यूटर में काम करते हैं, जैसे ये वीडियो भी बना रहा है, वीडियो भी बन रहा है, तो इस वीडियो की एक आपको माप बताएंगे कि इतने का है, तो आप इस माप किस में बताएंगे, इसको बिट या बाइट में इस तरीके से बताते हैं। तो आप बताते हैं ये 2 MB की है। 2 MB का मतलब क्या है, इसमें कितने बिट होंगे आप देख लो, उसको कैलकुलेशन करो तो कितने बिट हो सकते हैं इसके अंदर देख लो। आप कभी नेटवर्क की स्पीड भी मापते हैं तो ऊपर बताते हैं कितना 100 kbps ऐसे लिखा हुआ kb पर सेकंड kbps। ठीक है। तो आपकी जैसे आप इंटरनेट चला रहे हैं तो आपके मोबाइल के ऊपर आपको दिखाई देता होगा 100 kbps, 76 kbps, 80 kbps या 2 mbps। ठीक है। तो इस तरीके से आपको दिखाई देता होगा। ये क्या है, अगर ये जितनी ज्यादा होगी, अगर आप ये बस समझना 100 kbps ज्यादा स्पीड होगी, 2 mbps कम स्पीड होगी। अब आपको जब ये इकाइयां बताया तो आप बता सकते हो कि 100 kbps 2 mbps से कम। ठीक है। तो ये मेमोरी को मापने की इकाइयां हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो आप। ये हो गई आपकी मेमोरी की इकाई। अब बात करते हैं मेमोरी के प्रकार, यानी टाइप। मेमोरी कितने प्रकार की होती है। तो मेमोरी को जो है वो 2 तरह से भागों में बांटा जा सकता है। एक तो भाग है प्राइमरी, जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, जो अपने डायग्राम पिक्चर अभी इस वीडियो में डायग्राम बनाया था उसमें भी दिखा था। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी, इसको हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, प्राथमिक और द्वितीय। ठीक है। इसके और नाम है अपने, इसको ये भी कहा जाता है इंटरनल मेमोरी। आपको सारे नाम मैं आपको बताना चाहूंगा। और इसको क्या कहते हैं, एक्सटर्नल मेमोरी। क्यों है ये नाम, ये भी बताऊंगा आपको। इसको इंटरनल मेमोरी और इसको एक्सटर्नल मेमोरी भी कहा जाता है। वैसे इसको हिंदी में क्या कहेंगे, इंटरनल को आंतरिक, और इसको क्या कहेंगे, बाह्य। ठीक है। तो आपको कैसा भी हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आपको नाम बता दिया है कि प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। यानी प्राथमिक को आंतरिक भी कहते हैं, द्वितीय को बाह्य भी कहते हैं। ये आपको एकदम याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कई किताबों में प्राथमिक भी दिया जाता है, कई किताबों में आंतरिक भी दिया जाता है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है कि आंतरिक अलग होगी, प्राथमिक कोई अलग मेमोरी होगी। ठीक है। तो इनका नाम जो है वो अलग किताबों में राइटर जो है अपने हिसाब से लिख देता है। तो मैं अपने आपको सारे नाम जो है एक साथ बताता जा रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी या इंटरनल मेमोरी या एक्सटर्नल मेमोरी क्यों कहा जाता है, इसका एक रीजन है। जो प्राइमरी इंटरनल मेमोरी है, इंटरनल का मतलब आंतरिक, यानी जो अंदर है, एक्सटर्नल यानी बाह्य, जो बाहर है। ठीक है। तो अंदर की मेमोरी बताओगे, जो सीपीयू में लगी हुई है वो इंटरनल है, जो सीपीयू के बाहर से लगाई हुई है वो एक्सटर्नल। ठीक है।
और यही का अगर प्राइमरी सेकेंडरी इसको क्यों कहा जाता है? जो पहले उपयोग आती है उसको प्राइमरी, जो बाद के उपयोग के लिए यूज की जाती है उसे सेकेंडरी। दोनों का ही उतना महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास प्राइमरी मेमोरी नहीं है और सेकेंडरी मेमोरी है तो आपके कंप्यूटर का कोई उपयोग नहीं है। वो कैसे आपने आगे क्लासिफिकेशन में करेंगे तो जानते हैं। अभी देखते हैं प्राइमरी मेमोरी के अंदर कौन कौन सी आती है। रैम और रोम, ये आपकी दोनों क्या कहलाती है? प्राइमरी मेमोरी। रैम का पूरा नाम है, आपके पूरा नाम के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये आपको सालों में याद होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। मेमोरी को मैं सिर्फ नहीं लिख रहा हूँ आगे, रीड ओनली मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी जो है वो आपको दो प्रकार की होगी, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम होगी आपकी रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ पे रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी को एक और नाम से पूछा जाता है। ये जो है वो अस्थायी मेमोरी है और ये जो है वो आपकी स्थायी प्रकार की मेमोरी है। ठीक है, तो अभी इसके आगे का जो भाग है अपने आगे जो है वो समझेंगे इसको अस्थायी स्थायी क्यों कहते हैं। आगे अपने प्राइमरी का मैंने बता दिया आपको, रैम और रोम होता है। तो इंटरनल मेमोरी आपकी रैम और रोम की हुई। इंटरनल मेमोरी को दूसरा नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इंटरनल मेमोरी के अंदर आपके काम से एक और आ जाती है हार्ड डिस्क की आ जाती है। ठीक है, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए तो एक आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि प्राइमरी मेमोरी कहते हैं तो कोई बता रहे हैं रैम और रोम, और इंटरनल मेमोरी कहते हैं तब तीन बता रहे हैं रैम रोम हार्ड डिस्क। ये क्या हुआ? तो यहाँ पे ये समझो आप कि इंटरनल मेमोरी इसलिए इन तीनों को कहा जा रहा है क्योंकि तीनों ही सीपीयू के अंदर लगी हुई होती है, क्योंकि ये तीनों ही आपके सीपीयू के अंदर लगी होती है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? अपने इंटरनल आंतरिक के अंदर लगी हुई है। और प्राइमरी जो है वो सिर्फ इन दोनों को क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्राथमिक रूप से इन्हीं का उपयोग होता है। ये अगर इसको यूं देखा जाए तो ये सेकेंडरी मेमोरी में आ जाती है। तो आपकी हार्ड डिस्क जो है सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करती है कि हार्ड डिस्क को किस मेमोरी में रखा जाए। तो हार्ड डिस्क जो है ऐसे देखा जाए तो इंटरनल मेमोरी, ठीक है, इंटरनल मेमोरी क्योंकि ये अंदर लगी हुई है, जबकि प्राइमरी मेमोरी ये नहीं है। प्राइमरी मेमोरी सिर्फ रैम और रोम है। ठीक है, और इसको सेकेंडरी मेमोरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये द्वितीय रूप से उपयोग में ली जाती है। क्यों ली जाती है आगे अपने इसको समझेंगे तो आप बता पाओगे ये सेकेंडरी क्यों कही जाती है। आगे अपने पढ़ेंगे तो आप बता पाओगे इसको सेकेंडरी क्यों कहा जाता है। अभी आप याद रखो कि हार्ड डिस्क जो है वो आपकी इंटरनल मेमोरी है और हार्ड डिस्क जो है आपकी सेकेंडरी मेमोरी है। ये हार्ड डिस्क के कंफ्यूजन के कारण ही मैंने आपको उनके चारों नाम लिख के बताया ताकि आपको आगे कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, आगे अपने बात करते हैं। तो तीन मेन मेमोरी यहाँ पे आपको लिखी है मैंने, रैम, रोम और हार्ड डिस्क। जैसे मैंने बताया ये तीनों इंटरनल मेमोरी है यानी कंप्यूटर के अंदर लगी हुई होती है। तो आपका कंप्यूटर जो सीपीयू है उसके अंदर ये तीन मेमोरी क्यों लग गई? अब मेमोरी जो है रैम की लगाती आपकी इन दोनों के बारे में बात करते हैं, रैम और हार्ड डिस्क। रैम और हार्ड डिस्क इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि आप जिस डिवाइस आप कंप्यूटर का यदि उपयोग नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपको समझ आ जाए। आप मोबाइल का यूज तो करते हैं, फोन का यूज तो करते हैं, फोन के अंदर ये दोनों मेमोरी होती है। ठीक है, रैम और हार्ड डिस्क को यहाँ पे आपके कंप्यूटर में लिखा हुआ, आपके मोबाइल के अंदर लिखा हुआ होता है इंटरनल मेमोरी। इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे क्या कहा है? इंटरनल मेमोरी। ठीक है, तो यहाँ पे अपने बात करते हैं कंप्यूटर का आदत है कि कंप्यूटर के अंदर ये जो मेमोरी है वो इस तरीके से क्यों है कि हार्ड डिस्क। अब मेमोरी की इतनी आवश्यकता क्यों है? अपने तो अंदर एक ही दिमाग है, एक दिमाग के अंदर सारा स्टोर करते हैं। कंप्यूटर के अंदर प्राइमरी अलग चाहिए, इसको सेकेंडरी अलग चाहिए। ये कंफ्यूजन कभी भी आपको किताबों में लिखा हुआ नहीं मिलेगा या कहीं पे भी नहीं बताया जाएगा। ये दो क्यों चाहिए, प्राइमरी मेमोरी क्यों अलग है, सेकेंडरी मेमोरी, इतनी 3-4 मेमोरी अपने को कंप्यूटर में क्यों आवश्यकता है? एक मेमोरी लगा तो काम हो जाएगा।
ठीक है, ऐसा नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, तो आपको बताता हूँ कि दो मेथड जो है मेमोरी में बहुत बात करते हैं, एक स्पीड और एक साइज। आपको मेमोरी में जो दो चीजों की दरकार होती है, यानी आपका मेमोरी स्पीड भी काम करनी चाहिए, स्पीड भी काम करनी चाहिए और उसका साइज भी बड़ा होना चाहिए। आपको दोनों चीजें चाहिए होती है एक टाइम। क्यों चाहिए होती है? क्यों? क्योंकि आपको जल्दी जल्दी काम करवाना है कंप्यूटर से या अपने मोबाइल से, तो आपको स्पीड होनी चाहिए। जल्दी जल्दी काम कराना तो स्पीड भी होनी चाहिए और आपको साइज भी बड़ा चाहिए, क्योंकि आप जैसे ये वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो मान लो 2 GB का है, आपने इसको अपने कंप्यूटर में मोबाइल के अंदर सेव रख लिया ताकि आप बाद में भी कभी देखना चाहो तो देख पाओ। यानी आपको साइज भी बड़ा चाहिए, आपको स्पीड भी चाहिए और साइज भी बड़ा चाहिए। तो स्पीड चाहिए तो स्पीड तो आपको बड़ी चाहिए और साइज भी आपको ज़्यादा चाहिए। ठीक है, दोनों ही आपको ज़्यादा चाहिए, जबकि एक मेमोरी के अंदर ये दोनों सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जा सकती। इसका रीजन ये है कि साइज अगर बढ़ा देंगे तो स्पीड नीचे आ जाएगी और स्पीड अगर साइज अगर घटा देंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी। ये मेमोरी का कैरेक्टरिस्टिक होती है, यानी इसका एक विशेषता होती है। मेमोरी की एक विशेषता होती है कि उसका साइज बढ़ा दोगे तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी और स्पीड अगर साइज घटा दोगे तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। आपको इसका उदाहरण देकर समझाता हूँ कि आपको एक मैंने बॉक्स दिया, ठीक है, एक बॉक्स दिया और एक कमरा है, ये रूम है, रूम आपको बड़ा होगा, रूम बॉक्स जो है वो आपका छोटा होगा। अब आपको इसमें से एक सुई ढूंढने दिया जाए, एक सुई जो है मैंने बॉक्स में रख दी है, एक सुई जो है मैंने रूम में रख दी है। आप कहाँ पे आप जल्दी से उसको ढूंढ पाओगे? आप बॉक्स में ढूंढ पाओगे, बॉक्स में ढूंढ पाओगे, रूम में उसको नहीं ढूंढ पाओगे, जल्दी से नहीं ढूंढ तो पाओगे, लेकिन इसमें आपको टाइम कम लगेगा, इसमें आपको टाइम ज्यादा लगेगा। उसका रीजन क्या है? बॉक्स का साइज छोटा है, आपको ढूंढने में ज्यादा आसानी रहेगी, आप जल्दी से ढूंढ पाओगे, और बॉक्स रूम का साइज बड़ा है, आपको ढूंढने में थोड़ी कठिनाई होगी, क्योंकि उसको देखने में करने में थोड़ा आपको ज्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे ये आपने उदाहरण समझा है, ये इसके ऊपर अप्लाई होता है कि आपको जब साइज बड़ा दिया जाता है तो आपकी स्पीड कम हो जाती है और आपको जब साइज छोटा दिया जाता है तो आपकी स्पीड बढ़ जाती है। ये दोनों आपस में विपरीत चलते हैं, ये दोनों आपस में क्या चलते हैं? विपरीत चलते हैं। तभी अपने को एक ऐसी, अपने को स्पीड चाहिए तो ऐसी मेमोरी लगानी पड़ती है, ठीक है, जो छोटे साइज में हो, और अपने को जो जब ये चाहिए कि ज्यादा डाटा स्टोर कर पाए तो अपने को ऐसी मेमोरी की आवश्यकता होती है जिसका साइज बड़ा। तो इसीलिए जो आपका यहाँ पे है, आपको आपके कंप्यूटर के अंदर दो तरह की मेमोरी जो है वो इंटरनल यानी सीपीयू के अंदर लगी हुई मिलेगी, रैम और हार्ड डिस्क, रैम और हार्ड डिस्क। तो रैम क्या है? आपकी प्राइमरी मेमोरी, जिसका साइज आप देखोगे तो 2 GB, 4 GB, 8 GB इस तरीके से मिलता है। और यही आप हार्ड डिस्क का देखोगे तो आप देखोगे कि ये आएगी आपकी 150 GB से 500 GB, ठीक है, 1 KB। और ये जो मैं बोल रहा हूँ ये तो आपको पता चल रहा होगा ना, क्योंकि बड़ा है ना, ये आपने इकाइयाँ की थी तो आपको पता चल रहा होगा। तो ये जो साइज है वो इतना छोटा, ये साइज है इतना बड़ा। तो आप अब वो पर्सन अगर आप समझ गए हो तो आप इसको, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज्यादा गति किस मेमोरी की है और उसमें ये दो ऑप्शन हो तो आप किसको टिक करोगे? गति किसकी ज्यादा होगी? जिसकी मेमोरी, जिसका साइज कम होगा। रैम की स्पीड ऑटोमेटिक ज्यादा होगी ना, हार्ड डिस्क की स्पीड कम होगी। साइज किसका ज्यादा है? आपको देखने के लिए पता चल रहा है साइज हार्ड डिस्क का ज्यादा है। तो यहाँ पे इसलिए दो मेमोरी लगाई गई है कि आप जब आपने अभी जैसे अपने मोबाइल के अंदर आपने कोई काम किया, आपने व्हाट्सएप खोल रखा है, ठीक है, व्हाट्सएप पे आपके साथ किसी के साथ मैसेज पे आप बातचीत कर रहे हैं, साथ में आपने यूट्यूब खोल रखा है, यूट्यूब में आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, साथ में कोई फोन आ गया तो फोन भी आ रहा है, आप उससे भी बात कर रहे हैं, उधर मैसेज भी चल रहा है, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है वो एक साथ आप उपयोग कर पा रहे हो, तो वो सारी चीजें जो है वो आप इसमें है, ठीक है। एक साथ आप इतने डेटा का उपयोग कर पा रहे हो, ज्यादा से ज्यादा 2 GB, 4 GB, 8 GB तक
कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हो। तो वो आपके एक साथ जो है वो काम कर रहा है, वो आपकी रैम में। और जब आप उसको कोई वीडियो को स्टोर कर देते हो, अपनी फोटो खींच के अपने मोबाइल में रख देते हो, तो वो कहाँ चली जाती है आपके, जैसे कंप्यूटर की बात करें तो हार्ड डिस्क में, और मोबाइल में इसको कहा जाता है इंटरनल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी के अंदर बताया मैंने आपको हार्ड डिस्क इंटरनल मेमोरी कहा जा सकता है। तो अब आपको उसको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। एक तो अपने ये कंफ्यूजन दूर करते हैं, ये 2 4 8 क्यों होता है, 2 के बाद 3 क्यों नहीं होता, ठीक है, 4 के बाद 6 क्यों नहीं है, 5 क्यों नहीं है, 5 GB की रैम क्यों नहीं आती है, ठीक है। इसका भी एक रीजन है, मैंने आपको बताया कि ये 0 और 1 ये दो कॉम्बिनेशन है। अगर कोई 2 बिट की मेमोरी होगी तो उसको क्या होगा, उसके 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। ये 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं उसके, 0 और 1 2 बिट की कोई मेमोरी है तो उसके 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। इससे ज्यादा वो यूज कर सकता है, यूज नहीं कर सकता। इसीलिए क्या चलता है, ये 2 की घात में चलता है। 8 के बाद आपको कितनी मिलेगी, 16, 16 के बाद आपको कितनी मिलेगी, 32, ठीक है। आप ऐसे देख सकते हो कि आपके मोबाइल में कई बार आपने देखा होगा कि 3 GB की आपकी रैम है। उसका ये होता है कि 2 GB की एक अलग होती है, 1 GB की एक अलग होती है, 2 मेमोरी लगाई हुई, 3 GB की एक साथ नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से काम करता है। तो आप इसको उदाहरण देके समझते हैं कि आपने अपना कंप्यूटर खोला, ठीक है, कंप्यूटर में आपने एप्लीकेशन टाइप करना शुरू कर दिया, कोई मैटर टाइप करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये जो आपके कंप्यूटर है उसको लाइट अगर ऑफ कर दें, यानी आप टाइप कर रहे हो और आपकी लाइट चली गई, आपका कंप्यूटर बंद हो गया ऑटोमेटिक या किसी और कारण से बंद हो गया, तो ये आपकी एप्लीकेशन जो है वो आपको नहीं दिखेगी, वो आपको नहीं दिखेगी, वो हट जाएगी, आपको सारा काम दोबारा से करना पड़ेगा। कब तक, जब आप उसको सेव नहीं करते। अगर आप उसको सेव कर देते हो तो वो आपको हमेशा मिलती है। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब आप अपना कंप्यूटर खोलते हो, कोई भी काम करते हो, तो वो प्राथमिक रूप से कहाँ पे स्टोर होती है, रैम के अंदर स्टोर होती है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है। अंदर लगी हुई होती है, इसमें तो इसको इंटरनल कह दिया, ठीक है। प्राइमरी क्यों कहा जाता है, क्योंकि आप जब काम कर रहे हो तो प्राथमिक रूप से ये कहाँ सेव होती है, आपके रैम के अंदर सेव होती है, ठीक है। तो यहाँ पे रैम का क्या है, यहाँ पे रैम की मैंने आपको बताया कि ये अस्थायी होती है, इसके अंदर डेटा हमेशा नहीं रहता है। यहाँ पे भी नहीं रह रहा, लाइट चली गई, आपका डेटा है, आपने सेव कर दिया तो ये डेटा कहाँ चला जाएगा, हार्ड डिस्क में। यानी दोनों कंडीशन में डेटा रैम के अंदर नहीं रहना है। लाइट चली गई तो गायब, और लाइट है और आपने सेव कर दिया तो वो चलेगी हार्ड डिस्क में। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, आपके अस्थायी मेमोरी कहा जाता है, समझ आएगी। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, अस्थायी मेमोरी। आगे बात करते हैं कि हार्ड डिस्क को जो है वो आपने क्या कहा है, अपने इंटरनल मेमोरी, आंतरिक मेमोरी, क्योंकि ये अंदर लगी हुई होती है। और यहाँ पे इसको सेकेंडरी क्यों कहा है, क्योंकि ये सेकेंडरी मेमोरी का काम, द्वितीयक मेमोरी का काम कर रहा है, सेव करने पर याद आ रही है, इसलिए द्वितीयक मेमोरी का कार्य कर रही है। यहाँ पे आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि हार्ड डिस्क को मैंने इंटरनल और सेकेंडरी दोनों क्यों कहा है, क्योंकि ये कंप्यूटर के अंदर भी लगी हुई है और द्वितीयक मेमोरी का काम कर रही है। यानी अगर आपके कंप्यूटर में हार्ड डिस्क नहीं हो तो आप कोई डेटा सेव नहीं कर पाओगे, आप जो काम कर रहे हो वो कंप्यूटर बंद जाएगा, क्यों, क्योंकि वो रैम में जाके स्टोर होता है, समझ आ गई। रोम जो है वो उसको भी मतलब पढ़ लेते हैं अपने रोम को। रोम जो है वो आपकी तीसरी मेमोरी है, जो भी आंतरिक रूप से कंप्यूटर के अंदर ही लगी हुई होती है। इसके अंदर जब कंप्यूटर मैन्युफैक्चर जो होता है, यानी कंप्यूटर निर्माता जो होता है, वो इसके अंदर प्रोग्राम डाल के रखता है, जैसे बूट प्रोग्राम जो है, यहाँ पे आता है बूट के ऊपर भी पूछा जाता है बूट प्रोग्राम। तो इस तरीके के प्रोग्राम जो है वो आपको इसके अंदर मिलेंगे। कंप्यूटर जो कार्य कर रहा है वो किस तरीके से काम करेगा, कैसे करेगा, ठीक है, वो सारी चीजें जो है वो रोम में स्टोर होती है ताकि अपना कंप्यूटर काम करता है। यानी रोम खराब हो जाए तो आपका कंप्यूटर भी खराब हो जाए, ठीक है। तो रोम के अंदर स्थायी रूप से डेटा रहता है, इसको आप मिटा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर स्थायी रूप से डेटा रहता है, कंप्यूटर क्या कैसे कार्य करेगा, इनपुट लेगा, आउटपुट होगा, इस तरीके की जो चीजें इंस्ट्रक्शन जो है वो सारे रोम के अंदर सेव रहते हैं। तो ये अपना जो है वो
आपका प्राइमरी और सेकेंडरी और मेमोरी को मैंने समझाने की कोशिश की। ये अपना पार्ट 1 है। पार्ट 2 जो है वो अपने आगे की क्लास में लेके आएंगे। अब मैं आपको सारों को ये बताना चाहूँगा कि आपके फर्स्ट ये सेकंड चैप्टर है जो शुरू हो गया है, इसके 3 पार्ट आएंगे। पहला पार्ट मैंने आज आपको दे रहा हूँ। नीचे अटेंडेंस जो है कल 11 जनों की अटेंडेंस आई थी और ग्रुप में जो बच्चे जुड़े हुए हैं तकरीबन 60 बच्चे जुड़े हुए हैं। ठीक है, अटेंडेंस जो है वो आपकी नहीं लग रही है अगर आप देख भी रहे हैं तो वीडियो, और वीडियो को 10% बच्चे जो है वो पूरा देख रहे हैं। अब ये वीडियो मैंने दिया है आपको, अगर ये पूरा नहीं देखोगे तो आपको समझ नहीं आएगा, अगला वीडियो तो समझ नहीं आएगा। ये तीनों पार्ट आपके चलेंगे, ठीक है ना। अगर एक वीडियो ये नहीं देखा तो आगे के दो पार्ट आएंगे वो आपको समझ में नहीं आने वाले। तो ये पार्ट आपको देखना जरूरी था। ये पार्ट देखने के बाद आपको सेकंड पार्ट ये पूरा भी देखना आपको जरूरी था। नीचे अटेंडेंस लगाना बोलेगा, आपको अटेंडेंस लगाना जरूरी है। रोज अटेंडेंस मेरा होगा उसके अंदर और उसकी अटेंडेंस आपकी काउंट होगी। ठीक है, धन्यवाद।